आपने क्या आईएएस बनने का सपना सोचा था या म्यूजिक में आपकी ज़्यादा रुचि थी? प्रीलिम्स लिख रहे होते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो पढ़ेंगे वो नहीं आएगा। 5 मिनट के लिए तो मैं घबरा गई, मैंने कहा ये मैं तो फेल हो जाऊंगी। तो इतने जैसे आपने कहा कि यू वर इंजर्ड दैट टाइम, तो आपने इतने कम समय में फिर कैसे पूरी प्रिपरेशन भी की और फिर प्रैक्टिस भी गई? ना खतरनाक कंपटीशन है कि इंसान मतलब बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है ये कि यहाँ ये टेबल रखी है, वहाँ वो टेबल है, अच्छा इन्विजिलेटर ने ये साड़ी पहनी है और इसका शॉल ऐसा है और उसके बाल ऐसे हैं, चप्पल ऐसी चल रही है। तो मैं ये सब जाके पहले से देख लेती थी। नॉट एवरीबडी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, सो आई थिंक दैट इज़ अ पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ इट। Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज जो हमारे साथ यूपीएससी सीएससी 2022 टॉपर है, उन्होंने ना ही सिर्फ टॉप 100 रैंक्स में अपनी जगह बनाई, बट शी हैज़ ऑल्सो डीप स्पेशलाइजेशन इन हारमोनियम एंड क्लासिकल म्यूजिक। इसमें कोई डाउट नहीं है दैट शी हैज़ दिस एक्सेप्शनल टैलेंट इन हरसेल्फ। फ्रॉम आर्टिस्टिक बैकग्राउंड टू अ सिविल सर्वेंट, शी इज़ डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन टू मैनी। अनअकैडमी आया है ऑल द वे टू भोपाल to introduce you to All India Rank 73 Pallavi Mishra. Hi Pallavi. Hi Nikita. Welcome to Unacademy. Thank you for having me. सबसे पहले very congratulations. Thank you. For securing All India Rank 73. तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी you have this specialization in classical music और इसके बाद civil servant. तो आपने क्या आईएएस बनने का सपना सोचा था या म्यूजिक में आपकी ज़्यादा रुचि थी? तो क्या आपने बचपन का सपना क्या था एक्चुअली आपका? मेरा बचपन में मेरा खुद का तो म्यूजिशियन बनने का इतना बड़ा सपना नहीं था, बट माई मदर एंड इवन माई फादर दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। माई मॉम ऑलवेज यूज टू से कि मैं खुद नहीं सीख पाई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बट यू हैव दैट टैलेंट, सो आई एम गोइंग टू नर्चर दैट इन यू। तो वहीं से आई थिंक मेरा भी इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूज़िक में डेवलप होता गया, and it just became a part of me, it became a part of my life. So it wasn't anything additional that I was doing, it wasn't something that required a lot of extra effort on my part, it was just a part of my life. But civil services is something that is a platform, is an opportunity that has motivated me to truly change the focus of my life. Prior to this, I was going to be a corporate lawyer, and I had gotten recruited out of law school. Okay. But post-COVID, post-2020, when I got some time to myself, I got some time to sit back and really look at what I want to do with my life. That's when I realized that I think the satisfaction that I need from my job is going to be in public service. Okay. And civil services provides you an opportunity and a platform like no other for that. So बचपन में कभी सोचा था कि यूपीएससी करना है या फिर जस्ट नाउ एज यू सेड कि कोविड में आपने सोचा, तो उससे पहले बचपन में कभी ये नहीं आया बिकॉज योर ब्रदर इज ऑल्सो एन आईपीएस? राइट, बचपन में सिविल सर्विसेज जितना स्पेशलाइज्ड या फोकस्ड इंटरेस्ट मेरा नहीं था। ओके। ट्रूली, but I knew that I wanted to be in the public service sphere somewhere along the line. So I interned with a couple of NGOs when I was in law school. I worked with a few legal aid foundations in law school, and that's when I realized that a lot of things that happen at the back end, whereas civil services then gives you an opportunity to do things at the ground level, at the grassroots level. And then looking at the experience of my own brother, who is an IPS officer, during COVID when everything had shut down, it was just a couple of civil servants who were basically running the country, who were facilitating things that were essential to the entire nation. And looking at that, I realized that this is perhaps my calling. This is something that I definitely want to do. तो जैसे कि आपने बताया योर ब्रदर इज ऑल्सो एन आईपीएस, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? आई थिंक ऐसा तो नहीं कि डांट पड़ती थी पीछे से कि नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, ये ऐसे पढ़ना? बहुत डांट पड़ती थी। मेरी जर्नी आई थिंक स्टार्ट ही उनसे हुई है और ख़त्म भी उन्हीं के कारण, उन्हीं के ऊपर आके हुई है। बिकॉज आई प्रिपेयर्ड ऑन माई ओन, आई कम्प्लीटली डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई डिड सेल्फ स्टडी. So when you take up such a mountain of a challenge on your own, you need someone to guide you, to mentor you, because it's impossible to navigate through the challenges that come along with this examination on your own. And I was very blessed to have the complete and full support of my brother. So from the very get-go, how to study, what books to refer to, how to analyze what test series you want to join, and then analyzing my own mains answers, how to better them, what all to add in my answers, what to delete from my answers, to the interview preparation. He's been
a very big pillar of support for me. तो आपके ब्रदर ने कौन से ईयर में he has, He is an IPS officer of 2018 batch. So he wrote the exam 5 years before me. ओके तो 5 साल में पूरे जो सिलेबस तो एक ही है बट वैसे एग्जाम पैटर्न और सब चीज़ में क्या फ़र्क आया है अकॉर्डिंग टू यू बिकॉज आपके घर में दोनों ही हैं ऑफिसर्स. Right. I think comparing our experiences, both Aditya's and mine, we realized that the pattern of firstly prelims has changed significantly. या इस साल का तो सबसे Is- टफेस्ट. Right. Yeah. For the past 2 to 3 years, prelims has been significantly getting tougher incrementally every year. Where in 2016, 17, 18 cutoff would be around 115, 110. Ab cutoff 80s पे चला गया है. So it just goes on to show you that the pattern is changing very fast. Secondly, the difference that we realized in mains was that पहले whereas conceptual answers were the norm and people used to follow a very particular pattern of writing answers. That has also changed quite a bit. Now your answers should be more focused on examples, it should be more relevant, it should be more contemporary, and just writing that basic conceptual fact that you might have read in your book is not sufficient anymore. So these are a couple of differences that we sort of noticed through our own experiences. तो जैसे कि अभी जस्ट नाउ यू सेड कि प्रीलिम्स इज लाइक टफेस्ट आया था इस बार जितने कंपैरेटिवली जितने भी अभी तक हुए हैं तो आगे भी इतना ही टफ होता रहेगा एंड व्हाई ओनली प्रीलिम्स ही इतना ज़्यादा टफ क्यों है एज कम्पेयर टू लाइक मेंस एंड इंटरव्यू. आई थिंक प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें लक फैक्टर बहुत होता है. जहाँ मेंस में आपके पास 9 पेपर हैं टू सॉर्ट ऑफ शो योर मेटल. यू कैन मेक अप फॉर 1 बैड पेपर इन अनदर पेपर. आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है मेंस में अपने आप को प्रूव करने की. बट प्रीलिम्स में आपके पास सिर्फ 100 क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चंस का भी MCQ आंसर है. तो अगर आपका आंसर सही हो गया तो आपको मार्क्स मिलेंगे वरना आपका तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा. सो आई थिंक प्रीलिम सबसे ज़्यादा टफ इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत लिमिटेड होती है. Not only to sort of show that you are worthy or to prove your mettle, but also it becomes very luck based then. कि वो 100 questions अगर आपने कहीं पहले पढ़े हैं, अगर वो topics आपने cover कर लिए हैं out of this ocean of a syllabus, तो आपका selection हो जाएगा prelim से वरना नहीं होगा. So I think इसलिए prelims बहुत tough होता जाता है. And as you said, it's getting tougher and tougher every year, not merely because questions बहुत अनोखे पूछ रहे हैं और the syllabus has changed, but for the past 10 to 15 years, UPSC had been following a very set pattern with respect to prelims. And now they have started changing it completely. Now 1 pair, 2 pair type के questions which were first introduced in 2022, but there were only a couple of questions like that. And in 23 we saw that almost the entirety of the paper was comprised of those type of questions. So I think the difficulty then arises in being able to identify what kind of questions are going to come, and secondly, the changing pattern makes it very difficult for you to prepare and anticipate beforehand. और ये भी दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न कि इतना कंफ्यूज पेपर बना देते हैं कि एस्पिरेंट वैसे ही उसी टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि करना क्या और कंफ्यूजन में वो गलत कर सकता है. दिस कुड बी ऑल्सो Yes, of course. See, prelims, as I've told you, वो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास prelims में. And जो set pattern होता है up until 2021-22, everybody would tell you that it's okay to make an informed guess. अगर आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करके 50-50 पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यू हैव एन इंक्लिंग कि अच्छा ये आंसर हो सकता है वो आंसर हो सकता है, तो गो फॉर इट, मार्क कर दीजिए वो आंसर. सेकेंडली जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस के अंदर ही ऑप्शंस होते हैं. नाउ इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट विद इन दोज ऑप्शंस इटसेल्फ, पहले वाले पेपर सॉल्व हो जाते थे. But this new pattern of 1 pair, 2 pair, 3 pair requires you to have upwards of 75% of accuracy for you to mark that question. अब आप informed guess नहीं कर पाते हैं. तो ये informed guess जब आपकी equation से चला जाता है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है. वो 100 में से भी 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओके सो आपने जैसे आपने तो 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, तो आपको कौन सा सबसे टफ पार्ट लगा था, प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू? आई थिंक मेरे लिए तो मेंस थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज मैंने इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैं कम टाइम दे पाई थी. आई डिसाइडेड अ लिटिल लेट दैट आई वांट टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन एंड दैट हैड लेफ्ट मी विद अराउंड 8 to 9 months टू प्रीलिम्स. सो इन द फर्स्ट अटैम्प्ट इटसेल्फ माई फोकस वॉज वेरी प्रीलिम सेंट्रिक एंड दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स वेरी प्रॉपरली. तो मैंने वो 7-8 महीने में अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कर ली थी. तो मैंने रोट माई फर्स्ट एग्जामिनेशन
मुझे पता था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, बट देन दैट लेफ्ट मी विथ ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स टू राइट मेंस. सो मैंने वो रियलाइज़ करा कि मेंस ऑल्दो इट्स अ मोर डिफाइंड सिलेबस, उसका सिलेबस थोड़ा सा छोटा भी होता है, बट उसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें आपको करनी है. आपको राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको ना सिर्फ लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हाथ पैर से 3-3, 6-6 घंटे लिख पा रहे हैं दिन में, पर आपको कंटेंट एनरिचमेंट इतना होना चाहिए कि यू आर एबल टू राइट दैट आंसर इन 7 मिनट्स फ्लैट. एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी मेरे पास थोड़ी पॉसिटी थी. Even in my first attempt and even in my second attempt. तो मेरे लिए the tricky part of this examination was mains. Okay, please share your strategy for prelims, mains, and interview. My strategy for prelims was two-faceted. Firstly, I wanted to be clear with respect to my concepts. तो मैं चाहती थी कि मेरा फाउंडेशन थोड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग बन जाए कि जब मैं उसी चीज़ को रिवाइज करने जाऊँ तो मुझे बहुत टाइम ना लगे. तो मैंने ऐसे कंसेप्चुअल फाउंडेशन बनाने की अपना कोशिश करी थी. And second was, I didn't want to delay writing answers, or sorry, delay solving questions. तो मैं side by side अपने MCQs करती जाती थी. So I solved around 10 to 12,000 questions before I wrote my first prelims. And that lent a lot to me not being scared of, attempting questions, of seeing those 4 options and then not recognizing what I already know. तो आपकी कॉल बैक एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रिकॉल एबिलिटी, जब आप ऐसे सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चंस. तो प्रीलिम्स में मेरे ये 2 फोकस थे. जब मेंस की बारी आई, तो माय मेंस फोकस वाज वेरी सिलेबस ओरिएंटेड, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस होता है वो इट सेल्फ इज़ सफिशेंट फॉर यू टू बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंसिलरी थिंग्स जो हम करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ते रहते हैं. तो मैं मेंस का सिलेबस देखती थी, देन आई वुड गूगल दैट सिलेबस और दैट टॉपिक, एंड देन आई वुड रीड ऑल द रेलेवेंट करंट अफेयर्स दैट आई वाज एबल टू फाइंड ऑन गूगल फॉर दैट पोर्शन. तो ऐसे 3 स्टेप्स में मैंने मेंस की प्रेपरेशन करी. And second thing that was essential for my mains preparation was writing as many tests as possible. In my first attempt, that was the biggest mistake that I made, because I didn't have enough time to finish the syllabus and then attempt test papers. So in my second attempt, I rectified it. I wrote a lot of tests. I joined 3 test series. I wrote a couple of essays as well. And then I started focusing on my optional also. My optional was law, which is again a very heavy subject. So my main strategy was then to write as many tests as possible. For my interview, I think I had a lot of time. There was around 6 months between, more than that I think, between my interview and the mains examination. This was your first interview, ना? My first interview, yes. तो उसमें ना एक लेथार्जी सी सेट इन हो जाती है जब आपने इतनी ज़्यादा एड्रेनलिन के साथ मेंस दिया होता है, फिर वो मेंस ख़त्म हो जाता है, एंड देन यू आर जस्ट लेफ्ट विथ नथिंग टू डू. फिर आप बस इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर ही पढ़ने होते हैं प्राइमरीली. सो माई इंटरव्यू स्ट्रैटेजी वॉज टू चिल आउट एज मच एज पॉसिबल इन एज मच टाइम एज आई हैड. तो पहले तो मैंने 3 महीने बढ़िया रिलैक्स करा, टीवी भी देखा, वेकेशन करा, एंड देन व्हेन मेंस का रिजल्ट आ गया एंड आई रियलाइज आई हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, देन I started my focused interview preparation strategy, which was again very DAF oriented. मैंने अपनी जो detailed application form में लिखी हुई थी चीज़ें, मैंने उनको बहुत पढ़ने की कोशिश करी, और उसके अलावा I just kept in touch with current affairs. So current affairs में जो भी होता रहता था, I would make a couple of my own questions कि अच्छा इस टॉपिक पे ये सवाल पूछा जा सकता है या ये सवाल पूछा जा सकता है, और ऐसे कर करके मैंने अपने खुद के कुछ थोड़े से मॉक क्वेश्चंस हर टॉपिक पे बना लिए थे, एंड देन आई वुड जस्ट रीड आउट दोज आंसर्स टू माई सेल्फ. तो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे थे इंटरव्यू में? मुझसे बिकॉज ऑफ माई अंडर ग्रेजुएशन इन लॉ एज वेल एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेरा इंटरव्यू बहुत टेक्निकल था, विच वॉज अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड फॉर मी. So all of my questions were related to law optional only. A couple of them were from constitutional law, a couple from family law, a couple from corporate law, company law, income tax law. So my interview was very law oriented, which I don't think is generally the norm. Okay. So जैसे कि आपने बोला कि ऑप्शनल आपका लॉ था, लेकिन जैसे कोई भी एस्पिरेंट अगर चूज़ करता है ऑप्शनल, तो उसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि बैकग्राउंड का ले या फिर इंटरेस्ट का ले. सो व्हाट डू यू सजेस्ट? आपका तो चलो बैकग्राउंड भी था, तो कितना बैकग्राउंड रोल प्ले करता है इन चूजिंग ऑप्शनल, एंड कितना इंटरेस्ट रोल प्ले करता है इन चूजिंग ऑप्शनल? आई थिंक मेरे लिए दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर गई थी कि मेरा बैकग्राउंड भी लॉ में है, मुझे लॉ बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि वो इतना डायनामिक सब्जेक्ट है ना, बोर नहीं हो पाते लॉ पढ़ के. या फिर ट्रेंडिंग, एक ये भी चीज़ होती है, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट कौन सा, तो Trending कैसे subject, चूज़ हाँ. कैसे करें? क्या
I'll tell you my strategy. My strategy was कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने का. मैंने जब तक निर्णय ही लिया था कि मुझे ये एग्जामिनेशन लिखना है तब तक ही बहुत समय बीत चुका था. एंड उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई एक नया सब्जेक्ट उठा के पढ़ लूँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं. आप सभी कुछ थोड़ा थोड़ा अपने जीएस सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ ही रहे हैं. आप सोशियोलॉजी भी थोड़ी पढ़ते हैं, आप पीएसआईआर भी पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें साथ में पढ़ रहे होते हैं, तो यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन इट एनीवे. पर मेरा बहुत स्ट्रैटेजी फोकस्ड डिसीजन था कि लॉ ऐसा सब्जेक्ट था फॉर मी जिसमें एक तो फर्स्टली बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड मुझे बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता पढ़ने के लिए. एंड सेकेंडली मुझे ये लगता था कि इवन इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे उसके आसपास इतना इनफ आता होगा कि मैं कुछ ना कुछ लिख दूँगी. सो दैट वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपका मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है अगर आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो, कि अगर इसके बारे में ये पूछ लिया तो क्या लिखेंगे, वो पूछ लिया तो क्या लिखेंगे. तो मैं ये तनाव एलिमिनेट करने के लिए मैंने सोचा मैं लॉ ही पढ़ लूँगी, जितना हो जाएगा उतना पढ़ लूँगी. एंड लॉ इज़ नॉट द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शन, पर ठीक है आ जाते हैं नंबर. तो आपने ऐसे सोचा नहीं कि स्कोरिंग नहीं है कि लेट्स टेक अनदर ऑप्शनल, या फिर वो तो टाइम ही नहीं था ना पढ़ने का. स्कोरिंग हो ना हो, आता नहीं है तो नंबर थोड़ी मिलेंगे. मैं सोशियोलॉजी भी ले लेती तो 2 महीने में कहाँ सोशियोलॉजी पढ़ पाती. मेंस राइटिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजी थी उसको कैसे आप प्रैक्टिस करते थे, टाइम मैनेज कैसे करते थे, क्या आपकी पूरी उसमें राइटिंग प्रैक्टिस रहती थी? मेरे मेन स्ट्रैटेजी एज आई सेड मोस्टली राइटिंग फोकस्ड थी. तो आई वुड ट्राई टू राइट अ टेस्ट एवरी 2 to 3 days. तो मैंने अपना ऐसा एक एक्सेल शीट पे शेड्यूल बना लिया था कि हर दूसरे या तीसरे दिन मैं कोई एक टेस्ट लिखती थी. एंड आई वुड सिट इन माई रूम एंड आई वुड सेट माई द वॉच दैट आई वुड टेक टू द एग्जामिनेशन हॉल, और मैं वो 3-3 घंटे के बैठ के टेस्ट लिखती थी. मैंने ये कर लिया था कि आई जॉइंड इनफ टेस्ट सीरीज टू हैव सफिशिएंट टेस्ट्स कि मैं हर 3-4 दिन में टेस्ट लिखने बैठ जाऊँ, चाहे कोई भी टेस्ट हो. तो टेस्ट सीरीज कितनी कैसे लेनी चाहिए, मतलब क्या उस टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है इन द होल प्रिपरेशन, लाइक इट इज़ दैट मच मैंडेटरी? मुझको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का एडवांटेज थोड़े से ये रहते हैं कि फर्स्टली आपके पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है. ओके. स्पेशली अगर आप मेरे जैसे हैं कि आप कहीं कोचिंग नहीं गए हैं, आपने पूरी पढ़ाई खुद से घर पे बैठ के करी है, तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है इस मोमेंट पे. आप खुद के निर्णय से पढ़ रहे हैं, आप खुद के हिसाब से चल रहे हैं. तो जब एक आउटसाइड स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है कि अच्छा ये इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत फोकस्ड हो जाती है. तो मेंस में जब इतना कम समय रहता है तो मुझे उसका बहुत बड़ा एडवांटेज लगता था कि इफ़ आई हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इफ़ आई हैव अ डेडलाइन, देन आई विल फिनिश दैट सब्जेक्ट एंड आई विल फिनिश दैट टॉपिक एंड देन आई विल अपीयर फॉर दैट टेस्ट. फर्स्ट एडवांटेज मुझे स्ट्रक्चर का लगा था. सेकेंड एडवांटेज वॉज यू क्रिएट दिस क्वेश्चन बैंक. इफ़ यू हैव अ गुड टेस्ट सीरीज तो आपके हर टॉपिक के अंदर, हर जीएस टॉपिक के अंदर और उसके सब टॉपिक्स के अंदर भी इनफैक्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो जाता है. एंड देन यू हैव प्रिपेयर्ड सोल्यूशंस फॉर इट, जो आपको कोचिंग सेंटर ही दे देता है टेस्ट सीरीज़ वाले. सो आपके पास कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ भी उसमें कवर हो जाते हैं जो कि जीएस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपने एंटिसिपेट नहीं करे थे वो भी उसमें कवर हो जाते हैं. और उसके अलावा आप क्वेश्चन को देख के उसको तोड़ना किस तरीके से है, उसको परसीव कैसे करना है और उसका क्या आंसर लिखना है, आप ये भी सीख लेते हैं. तो इसमें टेस्ट सीरीज़ का ये यूज़ रहता है. और थर्ड जो मैंने बहुत यूज़ करा है वो है टॉपर्स आंसर शीट्स जो पब्लिश होती हैं टेस्ट सीरीज़ में. तो अगर आप somebody who's gotten very good marks in that टेस्ट, उनका अपलोड कर देते हैं आंसर शीट. यू गो टू दैट आंसर शीट एंड यू एनालाइज कि इस आंसर में क्या अच्छा लगा है एंड हाउ कैन आई यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेक माई ओन आंसर बेटर. एंड द बिगेस्ट हेल्प दैट आई गॉट वॉज इन यूजिंग एग्जाम्पल्स. क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि वो 7 मिनट जब आंसर लिख रहे हैं तो उस समय याद नहीं आता यहाँ क्या एग्जाम्पल लिख दें. बट जब आपने किसी और के आंसर शीट में उस एग्जाम्पल को देख लिया ना तो फिर वो आपको याद रहता है. तो ये बहुत एडवांटेज हो जाता है. डायग्राम से भी एक्सप्लेन करते हैं वो? हाँ, आप देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ जिसको आपने 6 लाइन में लिखा है एंड इफ समबडी हु हैज गॉटन गुड मार्क्स, जिसकी टेस्ट आप आंसर देख रहे हैं, दे हैव बीन एबल टू राइट इट इन 2 lines और फ्लो चार्ट बना दिया है. तो आपके पास कंटेंट सेम था बट उनने सेव कर ली स्पेस, उनने अपना टाइम सेव कर लिया, तो दे वर एबल टू मेक देयर आंसर मोर कंसाइज. तो आप ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऐसे जुगाड़ कर करके इधर उधर. तो इवैल्यूएशन से आपको वो हेल्प मिलती थी? टेस्ट एंड इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन वाज अ लिटिल फिकल फॉर मी क्योंकि आई वुडंट ऑलवेज ट्रस्ट कि इवैल्यूएशन कैसा हुआ है. ओके. मुझको ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पे जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एनालाइज कर लें कि यार नहीं मेरा आंसर सही है, अगर आपको किसी ने बोला है गलत है.
और अगर बहुत अच्छे नंबर मिले हैं पर आपको पता है कि बेहतर हो सकता था, तो वो भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार ये गलत है. I remember I'd written a GS4 paper Okay. for a test series and I had gotten 76. This was 2 weeks before my final exam. I had gotten 76 in that answer in paper. And 5 मिनट के लिए तो मैं घबरा गई. मैंने कहा ये मैं तो फेल हो जाऊंगी. 76 नंबर आ गई एथिक्स में तो. But then I sat down and I analyzed my paper again and I realized that I would much rather prefer to write this and get low marks than change my strategy at the last moment even if I get average marks. And I wrote the paper in the same pattern and I got 123. So आप देख रहे हैं मतलब 60 नंबर का डिफरेंस टेस्ट और फाइनल एग्जामिनेशन में आ गया. तो मुझे लगता है कि आप यू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो अपनी सारी जितनी भी प्रिपरेशन है, जितनी भी हम जो भी हमें आता है वो हम खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं. दिस व्हाट यू मीन, राइट? या हाँ. आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं. एंड अगर कुछ बहुत ऑफ पुटिंग लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कि दिस डजंट सीम राइट, देन ट्रस्ट योर गट. आपका इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है इतना पढ़ के कि आप खुद डिटर्मिन कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए था. सो करंट अफेयर्स का बहुत होता है कि करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, नंबर 1. और चलो ठीक है, वो कवर भी कर लिया न्यूज़पेपर से या अदर रिसोर्सेज से, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनअकैडमी की भी है. लेकिन उसको कंपाइल करके और फिर हम उसका रिवीजन कैसे करें और क्या क्या रिवीजन करना है वो हम कैसे फिगर आउट करें. करंट अफेयर्स जैसे आपने कहा बहुत इट्स वेरी वास्ट और आपको कुछ समझ नहीं आता कि इसमें क्या रेलेवेंट है क्या नहीं पढ़ना है. तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले इफ़ समबडी हु इज स्टार्टिंग द प्रेपरेशन, देयर फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस. कि हाउ डू पास्ट ईयर क्वेश्चंस रिफर और यूज़ करंट अफेयर्स. जब आप एक बार वो रियलाइज़ कर लेते हैं, आप वो पैटर्न समझ जाते हैं, तो फिर आपका करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाता है. आप फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते फिर. सेकेंडली मैंने 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करा था. फर्स्ट वाज मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स जो कि आप न्यूज़पेपर से डिराइव कर सकते हैं. तो मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. और उसके स्पेशली ओपिनियन पीसेस जितने होते थे या फिर एनी एडिटोरियल्स दैट आई वुड फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड सेव देम. तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी करंट अफेयर्स के, बट आई वुड कीप सेविंग आर्टिकल्स इफ़ आई वांटेड. एंड thirdly, when it comes to prelims, my focus on when it came to current affairs was to just limit myself to one source material. आप जब प्रीलिम्स लिख रहे होते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो पढ़ेंगे वो नहीं आएगा. ये बहुत बड़ी चांस है इस बात की. बट अगर आप ये एनालाइज करने में अपना समय बर्बाद करते रहेंगे कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है करंट अफेयर्स टाइप के सब्जेक्ट को लेके, तो आप बाकी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे. तो आप उस बिलीफ से जाइए कि बनेगा तो कर लेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे. और फोकस उस पे करिए जो आप कवर कर सकते हैं. तो आप स्टैटिक पोर्शन काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं और फिर स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हैं. अब उसके अलावा जो पढ़ना है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप यू मेक अ डिसीजन टू लिमिट योरसेल्फ. कि कोई भी एक सोर्स मटेरियल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हो गया है. अब इसके ऊपर बनेगा तो देख लेंगे, नहीं बना तो फिर छोड़ ही देंगे. क्या करेंगे, आप नहीं लिख पाएंगे ना प्रीलिम्स में आंसर, नहीं करेंगे. तो लास्ट मोमेंट पे जैसे 1 महीना बच गया, 15 दिन बच गए, तो उसमें रिवीजन कैसे करें और नोट मेकिंग कैसे करें. वैसे मैंने आपको भी बताया था, मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए. पर फिर भी आप क्या सजेस्ट करोगे, अगर बनाए तो किस तरीके से बनाए. आई वुड सजेस्ट अगर आप नोट्स बना भी रहे हैं तो उनको बहुत आंसर ओरिएंटेड बनाएं, ताकि जब आप कोई भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंस रिवीजन, तो आप जब उस अपने नोट्स को देखें तो आपके दिमाग में एक आंसर का इम्प्रिंट छप जाए कि इसी को जाके उतार देंगे. तो वो काफ़ी आसान हो जाता है कंपेयर टू अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स मटेरियल है और आप बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, तो आपको वहाँ आंसर लिखते वक्त एलिमिनेट करने में टाइम वेस्ट होता है. सेकेंडली, जब प्रीलिम्स का 1 महीने बचते हैं रिवीजन करने के लिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप अपना खूब सारे टेस्ट कर लिए. आखिरी का 1 महीना आई वुड वेक अप एवरी डे एट द डेजिग्नेटेड टाइम जितने बजे एग्ज़ाम होता था, और मैं उठ के एक पेपर लिखती थी. देन आई वुड स्पेंड अनदर आवर, आई वुड सॉल्व अ पेपर इन 1.5 hours. आई वुड स्पेंड 1 hour एनालाइजिंग व्हाट आई हैड डन इन दैट पेपर, हाउ आई सॉल्व्ड इट. उसके पूरे सोल्यूशन को पढ़ती थी, उसको रट लेती थी. एंड देन आई वुड मूव ऑन टू माई स्टैटिक पोर्शन रिविजन. फिर 3 घंटे स्टैटिक पोर्शन का रिविजन करा. एंड देन लास्ट 2 to 3 hours ऑफ माई डे आई वुड स्पेंड रिवाइजिंग करंट अफेयर्स. तो ये 1 महीने के जो आखिरी का टाइम होता है, यू डोंट वांट टू मेक कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम एनी सब्जेक्ट.
आपको स्टैटिक भी थोड़ा बहुत आना, मतलब रिवाइज करना ही है उस मोमेंट पे, और उसी टाइम पे आपको करंट अफेयर्स भी रिवाइज करना है। तो आप अपने दिन को, दिनचर्या में ही अगर इसको अपना पार्ट बना लेंगे कि मैं स्टैटिक भी पढ़ूंगी, करंट भी पढ़ूंगी, टेस्ट भी करूंगी, तो यू आर इन टच विद ऑल ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स 1 मंथ बिफोर द प्रीलिम्स। तो कितने घंटे वैसे आप पढ़ते, कितने घंटे थे? जैसे मैं अभी कैलकुलेट कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आया। मैं यूजुअली, मेरा टारगेट होता था कि मैं 9 घंटे पढ़ूंगी, एंड मैं अपने दिन को 3 पार्ट्स में, 3-3 घंटे के 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेती थी। तो फर्स्ट 3 घंटे में 3 घंटे कुछ पढ़ती थी, फिर दूसरा पढ़ती थी, फिर तीसरा पढ़ती थी, एंड आई वुड टेक सफिशिएंट ब्रेक्स इन बिटवीन, ताकि ब्रेन की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है ना, तो वो ना हो। एंड सेकेंडली माई ब्रेन वुड ऑल्सो गेट कंडीशनड फॉर अ 3 आवर लॉन्ग स्प्रिंट, जो एग्ज़ाम में लगता है हमें कि 3 घंटे बैठ के अच्छा अब दिमाग यूज़ करना है। तो मैं इसे 3 में डिवाइड कर लेती थी, एंड एज द एग्ज़ाम वुड कीप इंचिंग क्लोजर, मैं आई वुड इंक्रीज 1 आवर 2 आवर, एंड राइट बिफोर मेंस आई वुड से 2-3 वीक्स बिफोर मेंस आई एडेड अनदर 3 आवर सेगमेंट टू माई शेड्यूल। तो उस टाइम 12 घंटे हो जाती थी पढ़ाई। तो माइंड फ्रेश करने के लिए आप क्या करते थे? आई वुड वॉच अ लॉट ऑफ टीवी। अच्छा। मतलब मैंने पूरा नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, जो भी सब ड्यूरिंग प्रिपरेशन सब खत्म कर दिया। आई वाज लाइक ये तो मुझे, इट्स अ बिग गिल्टी प्लेजर फॉर मी। सो आई वुड वॉच अ लॉट ऑफ टीवी एवरी चांस आई वुड गेट। वो 3-3 आवर के सेगमेंट्स के बीच में बैठ के मैं 1 घंटा टीवी देख लेती थी। खाना खाते वक्त टीवी देख लिया, गाने सुन रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत पीछे टीवी चल दिया। सो firstly I would do that, and second I would try to get as much exercise in my routine as possible. Okay. क्योंकि आप imagine sitting for 12 hours for almost a year and a half, आपकी बॉडी भी साथ नहीं दे पाती अगर आप फिट नहीं है फिजिकली। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं दौड़ लूँ, थोड़ा वॉक करने चली जाऊँ, और योगा कर लो या थोड़ा एक्सरसाइज जो भी मन करता है, ज़ूम्बा कर लो, डांस कर लो। आई वुड ट्राई टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ दैट इन, एंड बिकॉज आई स्टडीड एट होम एंड आई स्टडीड बाय माई ओन, तो मेरे पास बहुत सारा फ्रेंड सर्कल नहीं था, आई वुडंट इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल दैट मच। सो एवरी डे आई वुड लीव माई हाउस फॉर 15 मिनट्स एंड गो ऑन अ वॉक विद माई मदर, और मैं 15 मिनट उनको कुछ कुछ पढ़ाती रहती थी। तो कई एस्पिरेंट्स, चलो आपका तो बहुत ही अच्छा रूटीन था, और मेरा तो यही मानना है कि यही होना चाहिए, बिकॉज आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपने पूरा अपना टाइम टेबल बनाया हो, आपने पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना माइंड फ्रेश भी कर रहे हो, फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, और ओवर बर्डन नहीं हो रहे हो। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसको बहुत ही ज़्यादा डीप ले लेते हैं। आई मीन एक्चुअली इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, एग्ज़ाम बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी इतना, मेरे हिसाब से इतना ना सोचे कि बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले गए, तो उससे कैसे दूर रहे? आई थिंक डिप्रेशन, या फिर मैं कहूँगी फर्स्टली एंग्जाइटी, फीलिंग द लोज, फीलिंग द ब्लूज इज़ अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मुझे भी होता था डिप्रेशन, किसी को ऐसा, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड नॉट फील दोज इमोशंस, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी होती है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है, इतना ख़तरनाक कॉम्पिटिशन है कि इंसान, मतलब बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना है ये, तो वो होता है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, आई एम डिप्रेस्ड टुडे, और आई एम फीलिंग एंग्शियस टुडे, एंड आई एम सैड टुडे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू वर्क। मैं पढ़ूंगी, जैसे हम काम पे जाते हैं, आई वुड ट्रीट दिस एज अ जॉब, कि अगर कुछ भी हो, आपको दुख हो रहा है, आपका ब्रेकअप हो गया है, आपकी मम्मी ने डांट दिया है, आज खाना अच्छा नहीं था, पर आप नौकरी पे तो जाएंगे, आप उठेंगे सुबह, यू विल गो टू योर वर्क। सो आई वुड ट्रीट इट लाइक दैट, एंड वंस यू हैव दैट रूटीन गोइंग इन, आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं अपने प्रेपरेशन में, एंड वंस दैट हैपन्स, योर इमोशंस ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड, क्योंकि फिर वो अनसर्टेनिटी कम होने लगती है। यू ऑलरेडी हैव अ टारगेट इन योर माइंड कि बाकी सब जाए भाड़ में, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, मैं अभी 1 हफ्ते मुझे क्या करना है मुझे ये पता है। सो दैट गिव्स यू इनफ सर्टेनिटी टू टाइड यू ओवर। तो मुझे लगता है गेटिंग अ रूटीन इन, गेटिंग कंसिस्टेंसी इन, एंड देन ऑल्सो एक्सेप्टिंग this depression or anxiety, I wouldn't call it depression, it's very normal to be anxious, to feel sad, to feel alone during this process, and accept it as a part of the process. Just think how much stronger it's making you in the long run. It's basically getting you ready for service. तो ये तो चलो मेंटल हेल्थ की बात थी, और पर ये भी है, मुझे आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है, कि क्योंकि हम डीप इनसाइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम ये भी सोचते हैं अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल, तो ये हमें बैकअप कितना इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, हमें वो सोच के रखना। और या फिर कई लोग जॉब करते करते भी तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए कि बैकअप प्लान कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर नॉट इफ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स,
but as you said, for that mental calmness that comes from having a security blanket, तो या तो आई वुड सजेस्ट आपका अंडरग्रेड ऐसा हो कि प्रोफेशनल डिग्री हो. अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली या फिर जैसे मैंने लॉ करा था, आपने अंडरग्रेड लॉ कर लिया, तो आपके पास कि यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, आप कुछ ना कुछ तो कर लेंगे इसके बाद. तो मुझे लगता है ये एक बढ़िया बैकअप ऑप्शन हो सकता है. एंड सेकेंडली, इफ़ यू डोंट थिंक दैट यू हैव दैट प्रोफेशनल बैकग्राउंड, और इफ़ यू डू थिंक दैट यार इस प्रेपरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल हैव टू इन्वेस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स इनटू इट, then I would suggest to you either go for a part-time PG, which is a better option. Public policy में बहुत सारे लोग डिप्लोमा कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हैं, या तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए. आजकल तो विथ वर्क फ्रॉम होम थिंग्स हैव बिकम वेरी डिफरेंट इन द वर्क स्पेस एज वेल. So if you are able to find an employment that gives you that security blanket, employment experience, work experience, as well as the ability and flexibility to study for this exam, then I think it's a very good option. एक और प्रेशर होता है जस्ट एग्जाम के पहले, फॉर एग्जांपल एक हफ्ते पहले या एक दिन पहले या एग्जाम हॉल में, वो कैसे हैंडल करें? वो तो बहुत, इट्स अ वेरी रियल पार्ट एंड एन एक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, राइट. आप कोई भी एग्जाम लिखेंगे तो आपको प्रेशर होता है. आप यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम लिखने जाते हैं तो डर तो लगता ही है. एंड ये एग्ज़ाम इतना खतरनाक इसलिए भी लगता है बिकॉज यूर लाइक, अगर ये मिस हो गया तो 1 साल वेट करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फील करते हैं ना, उसको किसी तरीके से रिलीज़ करना सीखना चाहिए. तो इधर एक्सरसाइज बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम, डू 15 जंपिंग जैक्स, ताकि बॉडी थोड़ा थक जाए और माइंड गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम इट. गाने वाने सुन लीजिए. मैं बहुत गाने सुन के जाती थी. बिफोर एवरी पेपर आई वुड स्टॉप स्टडीइंग 30 minutes before the exam, before I would enter the examination hall, and just listen to music in the last 30 minutes to calm myself down. And the second thing that I found very helpful was to reach the exam hall very early. I would be one of those idiots जो बहुत जल्दी जाके वहाँ बैठ जाते हैं कि अच्छा अभी पेपर शुरू होने में, पेपर बटने में ही 25-30 मिनट है, पर मैं I would be in the exam hall और मैं आजू बाजू देखती थी. So I would familiarize myself with the surrounding, ताकि जब पेपर आए तब मेरा टाइम वेस्ट ना हो कि यहाँ ये टेबल रखी है, वहाँ वो टेबल है, अच्छा इन्विजिलेटर ने ये साड़ी पहनी है और उसका शॉल ऐसा है और उसके बाल ऐसे हैं, चप्पल ऐसी चल रही है. तो मैं ये सब जाके पहले से देख लेती थी. और ये सब आप करने लगते हैं तो आपका ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है. लाइक अच्छा ये टेबल टूटी है, मेरी वाली हिल रही है, इसकी वाली तो हिल नहीं रही, इसने ये पेन लिया है. आप ऐसे थोड़ा बहुत अपने दिल को बहला लीजिए. एक्शन में दिमाग में, हाँ क्यों नहीं आती. मुझको तो बहुत आती है. मुझे तो यही डर लगता था कि मैं वहाँ एग्जाम हॉल में जाके अपना टाइम वेस्ट इसी में कर दूँगी. और टेबलें बहुत चलती हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं ना, तो यूजुअली कोई टेबल स्कूल में टेबल लगाते वक्त थोड़ी सोच रहा था कि इस पर यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे. तो सबका काम चल रहा होता है. तो इसलिए भी ज़रूरी होता है थोड़ा जल्दी जाना कि पेपर लगाना पड़ा अगर एक लेग के नीचे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, फिर बैठेंगे, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. ये सब कर लेना चाहिए थोड़ी जल्दी जाके. वंडरफुल. चलो ये भी एक बहुत अच्छी एडवाइस दी. और जो बिल्कुल ही नए एस्पिरेंट्स आते हैं, बिल्कुल ही जिन्होंने अभी कदम ही रखा है इस जर्नी में कि उनको यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, वो बहुत ही कंफ्यूज रखते हैं, स्पेशली रिसोर्सेज के लेके, क्योंकि आज के टाइम में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े कुछ भी नहीं पता. तो वो कैसे चूज़ करें, स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स हैं? सो जब आप नई प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू नेविगेट इट, क्योंकि मार्केट एज यू सेड बहुत बड़ा है, बहुत हज़ारों रिसोर्सेज हैं, आपको पता नहीं कहाँ से क्या देखना है. सो माई स्ट्रैटेजी व्हेन इट केम टू selecting what I wanted to study and where I wanted to study it from was to refer to previous year's toppers. तो मैंने ये कर लिया था कि the day I decided I want to write this exam, I sat down and I watched some 20 toppers videos. And I selected similar themes from their own experiences कि अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री की किताब तो सभी ने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो हम भी स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे. या फिर जोग्राफ़ी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स को बहुत रेफ़र करते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो रेफ़र, have an overview of Tamil Nadu textbooks, and especially when it came to my law optional, I referred to a lot of the previous year's toppers, उनके resource list, उनका course list, and then made my own resource list before I even began studying. तो जब आपके पास वो एक resource list ready हो जाती है, you have a target in mind, you have a pathway कि अब मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. And then I went back to past year questions. Once I figured out the resource list, I went back to past year questions and analyzed a lot of those questions, and recognized ki what percentage of these past year questions can I solve from this resource list. Okay.
एंड इफ़ इट वॉज मोर देन 65 to 70% देन आई वुड लिमिट माई सेल्फ टू दैट. आप वो 30% का मार्जिन रखिए कि 30% ऐसे सवाल आएंगे आपसे नहीं बनेंगे, वो चाहे मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो. सो आपको वही 30% का मार्जिन रखना है कि नहीं बनेंगे सवाल किसी भी स्टेज पे हो आप एग्जामिनेशन के. तो इफ़ यू आर एबल टू देन यू नो सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, दैट पार्ट, एंड हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर रिसोर्स लिस्ट, देन लिमिट योर सेल्फ टू दैट. तो मैंने यही कर लिया था कि मैंने एक अपनी फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ रिसोर्स लिस्ट बनाई थी, सेकंड ड्राफ्ट बनाई थी, और फिर मैंने कहा था अब इतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे. तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है ये रिकग्निशन कि नहीं बनेगा. एक तो नहीं 100% का तो एग्ज़ाम ही नहीं है ये. सेकेंडली अगर नहीं भी बन रहा है तो छोड़ देंगे, बट आई विल स्टडी ओनली दिस, क्योंकि तब आप रिविजन कर पाते हैं उसी सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का, जब आप एक किताब से पढ़ते हैं. और रिविजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन दिस एग्ज़ाम. तो जैसे कि अब तो आप नाउ यू आर एन IAS ऑफिसर, अब तो आपने प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ हो गया है. तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा चैलेंज पूरी प्रिपरेशन में आपको किस चीज़ में लगा? सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरे लिए राइटिंग था. ओके. क्योंकि अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन आई हैड इंजर्ड माय बैक वेरी सिवियरली. सो उसके कारण मेरे बैक का मसल टेयर अप हो गया था, इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया था, माय हैंड नर्व्स हैड स्टार्टेड गेटिंग अफेक्टेड. तो मुझसे पेन वगैरह पकड़ा नहीं जाता था. तो मुझे लिए लिखना बहुत बड़ा चैलेंज था. वो लिखना भी ऐसा छोटा मोटा तो होता नहीं, आप 6 घंटे दिन में लिख रहे होते हैं और इतनी जल्दी जल्दी लिखना होता है. तो मेरे लिए आई थिंक राइटिंग वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड इन दिस एग्जामिनेशन. तो इतने, जैसे आपने कहा कि यू वर इंजर्ड दैट टाइम, तो आपने इतने कम समय में फिर कैसे पूरी प्रिपरेशन भी की और फिर प्रैक्टिस भी गई? बहुत रो के क्या कर सकते हैं आप, खाइए, दवाई खाइए. मुझे आई वेंट कंसल्टेड विद द डॉक्टर, ही गिव मी मेडिसिन टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. फिर उन्होंने कहा था अगर बहुत दर्द हो रहा हो तो ये पेन किलर खा के सो जाना. बट आई थिंक आप, एंड दिस इज़ आई बिलीव नॉट अ यूनिक प्रॉब्लम टू मी. आप इतना लंबा प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सभी का कुछ एक आध पुर्जा टूट जाता है पढ़ते पढ़ते. किसी की पीठ चली जाती है, किसी का सर दुखने लगता है, किसी की नेक चली जाती है. तो मुझे लगता है कि ये सबका ये रूटीन पार्ट बन जाता है फिर आपकी लाइफ स्टाइल का. दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यू नो नेवर गिव एक्सक्यूजेस. हाँ, yeah, I think that attitude is very important. Yeah. Otherwise, you can find a million excuses to not work on that day. कि आज मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, या मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं और मेरा सर दर्द कर रहा है, तो फिर आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे. Exactly. इसलिए मुझे दैट ऑल्सो अगेन आई बिलीव इट्स अ बिग कैरेक्टर बिल्डिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि पढ़िए, करिए, काम करिए, इट डजंट मैटर. अच्छा, 2 ऐसी गलतियां बताइए जो आपने अपनी प्रिपरेशन में की थी. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने इनफ टेस्ट्स नहीं लिखे थे. ओके. So that is something I rectified in my second attempt. And another mistake that I think I made in my preparation was that I would tend to get very scattered when I was studying sometimes. तो मेरे पास बहुत, as I said, मैंने notes नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा note making का time नहीं था. But if I were to attempt this exam again, I would go about studying in a very structured manner. मतलब अगर मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगी तो आई वुड प्रेफर कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ूँ. और फिर एंड तक आई हैड फिगर्ड दिस आउट कि अच्छा यार ये करना ज़रूरी है. तो मैं उसके मेरे आखिरी की 1-1.25 महीने की पढ़ाई मैंने बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करी है. बट मुझे लगता है इफ़ आई वर एबल टू इम्प्लीमेंट द सेम टेक्निक इन द पास्ट 1 year तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और इश्यूज़ जो मैंने फेस करें वो सॉल्व हो जाते हैं. अच्छा, पल्लवी जी ये बताइए कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कोई भी लर्नर ओवरडू करता है, या फिर कोई भी 2 चीज़ें ऐसे बताइए जो लर्नर छोड़ देता है, जिसको मतलब बहुत लाइटली ले लेता है. आई थिंक वन जो ओवरडू कर देते हैं वो है पढ़ाई. अब बहुत सारी जगह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये लगता है ये किताब भी कर लें, ये किताब भी कर लें, ये किताब भी कर लें, और उसके चक्कर में रिवीजन छूट जाता है. सो आई थिंक ओवरडू आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि इट्स एन एंडलेस सिलेबस. आप चाहें तो कितने साल तक भी पढ़ सकते हैं. सेकंड जो कि इग्नोर हो जाता है कभी कभी वो होता है राइटिंग टेस्ट्स, स्पेशली प्रीलिम्स की जब बात होती है. मोस्टली पीपल डिसाइड टू राइट टेस्ट 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन एंड दैट्स टू लिटिल टाइम. आप 30 टेस्ट लिख के नहीं समझ सकते कि वो पेपर में क्या आएगा. सो आई थिंक writing tests is something that people might ignore. Okay, so the best thing in whole UPSC preparation and the worst thing in UPSC preparation.
आई थिंक द बेस्ट थिंग होती है कि आपको बहुत सीखने मिलता है. आई genuinely believe that you are much smarter after you start preparing for this examination because you just study so many ancillary things that you might not have done in your undergrad or during schooling. So I think you emerge a different person. And another amazing aspect of it is it's very character building. Okay. When you have to personally take a decision to halt your life for 2 years, to make immense amount of sacrifices and to make that decision for yourself, I think that is an aspect that really lends itself to your future self. And something that's very painful is the isolation, because you, more often than not, your peers are moving forward, they're doing different things, your family is getting busy, and nobody's going to put their lives on hold for 2 years with you, and not everybody is going to understand that. So I think that is a painful aspect of it. Okay. Last but not the least, message to the aspirants. I think a message that I would give to all the aspirants is that you're not alone. And feeling dejected, feeling depressed, feeling anxious is a part of the process. So don't feel like it's something out of the ordinary that's happening to you. Take it in your stride, keep your focus, put your blinders on, and keep working at it consistently, and I'm sure you'll succeed. Okay, thank you so much, Pallavi, and all the best for your future endeavor. Thank you, Nikita. शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम. सब रो ही रहे होते हैं, ये क्या खोल लिया. फ्रेंच क्यों लग रहा है ये? इंग्लिश में पढ़ाओ. क्या सीधे बैठना है. मैं बहुत हंच करती हूँ लाइफ में, मुझे डांट पिटती है बाद में. Deep specialization in harmonium and classical music. ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, डीप स्पेशलाइजेशन. Exaggerate. ये कहाँ की राहत फ़तेह अली खान आई है. नहीं होगा. अच्छा, Specialization you do. deep. वो थैंक यू प्लीज ऐसा कर दीजिएगा क्या, ऐसा कर वो तो घर जाके शौक में चले आते थे. ये कौन है? घर जाके उनके दिमाग में यही होता होगा यार. ये कौन है? कौन है? ये कौन फरिश्ता है? एलियन. सब ऐसे दुख में बैठे हैं, टेलरों के पास जा जाके परेशान हो रहे हैं, तो यू कांट इवन बाय एनी ऑफ दिस रेडीमेड. वो ये सबका खर्चा होता है. करें? चयन ही होता है ना. चयन. चयन. दिल्ली निकल गया आपके अंदर का. Today is not the day. बतख ले आया भी. मेरे बात सुन. मैं बहुत लूजर ऑफिसर हूँ इस मामले में. कुछ नहीं बोल पाती मैं. अभी वो गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो मेरे ड्राइवर भैया बोलते दीदी आप नहीं बोल सकती कि अंदर ले जाए. मैं कहा आप जाके पार्क करो. मैं पैदल जा रही हूँ. शरीफ ऑफिसर है. कुछ नहीं होता. मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है. काट. बस हो गया वो.